बच्चों, चलिए हम लोग नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, स्टडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कुछ डिजीजेस हम लोग देखते हैं जिनका कि ट्रांसमिशन वाया सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, सेक्सुअल एक्ट करने से जिनका ट्रांसमिशन हो रहा है। दिस डिजीजेस, दोज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट डिजीजेस, दोज डिजीजेस केम अंडर द कैटेगरी एसटीडी। वो डिजीजेस जिनका कि ट्रांसमिशन, दोज डिजीजेस विच गेट ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स, दोज डिजीजेस केम अंडर द कैटेगरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में अब हम लोग देखें किस किस को हम लोग रख रहे हैं। इन्हीं डिजीजेस का दूसरा नाम है वेनेरियल डिजीजेस। दिस डिजीजेस आर आल्सो नोन बाय द नेम वेनेरियल डिजीजेस, और इनका एक और नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा गोनोरिया, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पीज, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, जेनाइटल गोनोरिया, हर्पीस, ट्राइकोमोनियासिस। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा क्लेमाइडियासिस। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा एड्स। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगा हेपेटाइटिस बी, और इसके अलावा सिफिलिस। तो ये डिजीजेस है जो डिजीजेस ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाती हैं। देखिए अपनी बुक में इनके कॉजेटिव एजेंट नहीं दे रखे, तो मैं कॉजेटिव एजेंट लिख देता हूं जिनके आप याद रख सको, जरूर याद रख लेना, क्योंकि एक दो बार भाई सिफिलिस का तो पूछा गया है, सिफिलिस का पूछा गया है, गोनोरिया का भी शायद पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है निसेरिया गोनोरियाई, निसेरिया गोनोरियाई। जेनाइटल वॉर्ट्स का और जेनाइटल हर्पीस का, जेनाइटल वॉर्ट्स का है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनाइटल हर्पीस का है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ट्राइकोमोनियासिस का ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, वेजाइनेलिस। क्लेमाइडियासिस का क्लेमाइडिया। एड्स का आप जानते ही हो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी का वायरस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। और सिफिलिस का, सिफिलिस का है हमारा ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ये हैं इनके कॉजेटिव एजेंट। गोनोरिया का निसेरिया गोनोराई, जेनाइटल वॉर्ट्स का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीस का हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ट्राइकोमोनासिस का ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, क्लेमाइडियासिस का क्लेमाइडिया, एड्स का HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस जो है 5 तरह की है, ABCDE, और इसमें से केवल हेपेटाइटिस बी वायरस ऐसा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। बात लिख लीजिए आप लोग, हेपेटाइटिस बी वायरस इज द ओनली टाइप ऑफ वायरस विच कॉजेज द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कॉजिंग वायरस में ABCDE 5 तरह की हेपेटाइटिस है। ओनली हेपेटाइटिस बी वायरस हैज जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA, बाकी में RNA होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड। और सिफिलिस का ट्रिपोनीमा पैलिडम। ये है इनके कॉजेटिव एजेंट। ये क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कर रहे हैं, डिजीज का ट्रांसमिशन हो रहा है वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स। और हेपेटाइटिस सी आल्सो came under the category of sexually transmitted disease. Hepatitis C also came under the category
हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये हो गया आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में नाम और उनके पॉजिटिव एजेंट किनकी वजह से हो रहा। अब इनके ये जो डिजीज है, अगर डिजीज हो गई किसी को, सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स बोल रहा बड़े सिंपल है, और शुरू में इनिशियली ये सिम्टम्स इतने सिंपल है कि बंदा मिस कर जाता है, ध्यान नहीं देता। तो वो सिंपल क्या है, सिंपल सिम्टम्स क्या है? फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, जेनाइटल से फ्लूइड डिस्चार्ज होना, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके अलावा क्या है? इन्फ्लेमेशन इन सूजन, इन्फ्लेमेशन इन लोअर एब्डोमेन या एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इन्फ्लेमेशन, सूजन मिलना। उसके अलावा क्या है? स्लाइंट पेन, हल्की फुल्की दर्द बने रहना, स्लाइंट पेन। और चौथा हो गया हमारा स्वेलिंग, स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन बोल ही दिया है, लेकिन चलिए स्लाइंट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ये सब सिम्टम्स है। और इचिंग, इचिंग बहुत ज़्यादा प्राइमरी सिम्टम में जो आ रहा है, इचिंग मतलब खुजली, हल्की वहाँ पे खारिश हर समय बनी रहे। तो ये सिम्टम्स अर्ली सिम्टम्स है, जो अगर ध्यान नहीं दिया तो ग्रेव हो सकते हैं, डिजीज जो है वो अगले लेवल पे चली जाएगी। अब इसमें जो है इन सब के यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस वो क्लिनिकल सिम्टम्स है, क्लिनिकल सिम्टम्स की सहायता से डायग्नोसिस है, या प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी को हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें इसमें हर्पीज में देखिए एंटीबॉडीज आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपने लिखना, देखिए इनके सिम्टम्स के लिए लिखने, इनके डायग्नोसिस के लिए, ऊपर वाली 5 के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स वही वो सिम्टम्स होंगे, क्लिनिकल सिम्टम्स मिलना और प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडी का मिलना। इनमें हम लोग को एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी मिलेगी। जेनाइटल हर्पीज के केस में आप एंटीजन लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो क्लिनिकल सिम्टम्स एंड एंटीजन जेनाइटल हर्पीज के लिए, और क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस एंटीबॉडीज, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, वो इन चारों के लिए लिख लीजिए। एड्स का डायग्नोसिस होता है एलाइजा टेस्ट से, एड्स के डायग्नोसिस के लिए एलाइजा टेस्ट। अब ये आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर लूं, क्योंकि देखिए जगह रहती थोड़ी लिमिटेड, जगह लिमिटेड रहने से उतना अच्छा कई बार चीजें। ये देखिए पॉजिटिव एजेंट, अब आप नोट कर लीजिए, हमने रब कर दिया इसको। अब इस वाले कॉलम में मैं सिम्टम्स वो लिखे दे रहा हूँ, सिम्टम्स तो उधर है ही है। डायग्नोसिस कैसे करना है, डायग्नोसिस मतलब इस बात को कैसे कंफर्म हुआ कि ये डिजीज है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स की प्रेजेंस, क्लिनिकल सिम्टम्स प्लस एंटीबॉडी की प्रेजेंट इन द सीरम, ब्लड में, सीरम में एंटीबॉडीज का मिलना, एंटी सीरम लिख गया हूं मैं गलती से, एंटीबॉडी कर दूं मैं, क्योंकि सीरम बोल रहा था तो मुंह से वो निकल गया, एंटीबॉडी कर दूं मैं, एंटीबॉडीज। तो क्लिनिकल सिम्टम्स एंटीबॉडीज, इसमें भी क्लिनिकल सिम्टम्स एंटीबॉडीज, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स एंटीबॉडी, इसमें भी क्लिनिकल सिम्टम्स और एंटीबॉडीज। एड्स के लिए हमने क्या करना है? एलाइजा टेस्ट करना है। एलाइजा टेस्ट के अलावा क्या करना है? एलाइजा टेस्ट के अलावा हमें करना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब ब्लॉटिंग क्या होती है, कितने तरह की होती है, आपको जब मैं बायोटेक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग, उसके अलावा सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो इसमें ब्लॉटिंग के हम आपको बता देंगे कि क्या होता है। ब्लॉटिंग में हमें टारगेट करना होता है पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आइदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उसको हमें टारगेट करना होता है, तो उसको ब्लॉटिंग कहते हैं। उसका फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको बायोटेक में दूंगा। तो एलाइजा प्लस वेस्टर्न ब्लॉटिंग से डायग्नोसिस होती है एड्स की। हेपेटाइटिस और सिफिलिस के लिए हमें क्या करना है? तो हेपेटाइटिस बी के लिए इसका जो एंटीजन है वो एंटीजन कहलाता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन कहलाता है। एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी नोन बाय द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। और इसी को आज की तारीख में हम लोग सरफेज एंटीजन कह रहे हैं, सरफेज, PHAGE, सरफेज एंटीजन।
तो ऑस्ट्रेलियन एंटीजन और सरफेज एंटीजन उसकी प्रेजेंस हमें चेक करना है हेपेटाइटिस बी में। और सिफिलिस में क्या करना है, सिफिलिस में वीडीआरएल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट करेंगे, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी प्लस एलाइजा करेंगे। एलाइजा क्या है, एलाइजा आप जानते होंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा टेस्ट का भी हम डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बायोटेक में पढ़ाएंगे। तो इसमें भी एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एड्स के लिए याद रखिएगा डायग्नोस्टिक जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, खाली एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आना इस बात को कंफर्म नहीं करता कि एड्स हो गया। एड्स के कंफर्मेशन के लिए एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कंफर्म होता है एड्स। हेपेटाइटिस बी में ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या सरफेज एंटीजन की प्रेजेंस, उसके अलावा एलाइजा भी, और इसमें सिफिलिस में वीडीआरएल और एलाइजा। तो ये इनके हो गए डायग्नोसिस के तरीके। गोनोरिया किसकी वजह से था, निजेरिया गोनोरियाई। जेनाइटल वॉर्ट्स किसकी वजह से था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जेनाइटल हर्पीस किसकी वजह से था, जेनाइटल हर्पीस था हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया। एड्स, हेपेटाइट, ये एड्स हमारा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ये इसके पॉजिटिव एजेंट। जो इनके कॉमन सिम्टम है, जनरल सिम्टम है कह लीजिए, या इनिशियल सिम्टम है, जब डिजीज अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी ग्रेव डिजीज नहीं हुई, तो इनिशियल स्टेज पे हमें फ्लूइड डिस्चार्ज मिल सकता है जेनाइटल से, इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग मिल सकती है, स्लाइंट पेन इन लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में हल्की फुल्की दर्द, मीठा मीठा दर्द और ईचिंग, खारिश। उसके अलावा अगर इनिशियल डायग्नोसिस नहीं हुआ और अगर ये पेशेंट डॉक्टर पे नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो शुरू में तो इतने इनिशियल जो सिम्टम्स आ रहे हैं इतने माइल्ड हैं कि उसने इग्नोर मार दिया। दूसरी बात है कि वो जाने में हिचक रहा कि मैं अगर बस स्टैंड के पीछे करोल बाग शाही दवा खाने में गया तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो सोशल स्टिग्मा साथ में इन्वॉल्व है कि फलाना तो सेक्स क्लिनिक में जा रहा था, उसकी वजह से कई लोग जाना अवॉइड करते हैं। नहीं जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन होंगे, कॉम्प्लिकेशन हुए तो क्या होगा। अब अगली स्टेज आ जाएगी सिम्टम्स की, ये आपने नोट कर लिया होगा कि कैसे डायग्नोसिस होना, इसको मैं रब कर दूं। अब अगर कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो गई तो क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। अगली स्टेज आ जाएगी डिजीज की, दैट इज नोन एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, अब अगर ये बिल्कुल ही सोचे बैठा है कि मैं नहीं जाऊंगा, एबॉर्शंस, एबॉर्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये सारे के सारे टर्म आपके, ये सारे के सारे इसके की हायर स्टेज कह लीजिए, या जब डिजीज बिगड़ गई, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सारे के सारे टर्म आपके एनसीईआरटी के हैं। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी। एबॉर्शन, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एबॉर्शन। एबॉर्शन मैंने आपको बता दिया, प्री टर्म एक्सपल्शन हो गया। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी अभी आपको अगला टॉपिक ही है, इनफर्टिलिटी और क्योर्स फॉर द इनफर्टिलिटी, अगला टॉपिक ही वही है। तो इनफर्टिलिटी आपको वहां समझ में आ जाएगी। देखिए दो टर्म होते हैं, स्टेराइल कंडीशन, स्टेरिलिटी, स्टेराइल कंडीशन की फर्टाइल है कि स्टेराइल है, वो अलग टर्म है। स्टेराइल का होना कि उसमें शुरू से ही वो क्षमता नहीं थी। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि शुरू में तो पोटेंट था, अब उसको इम्पोर्टेंट हो गया। शुरू में तो वो उस पर पोटेंसी थी, उसमें क्षमता थी, किस चीज की, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, या मतलब वो इस काबिल था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। अब वो नहीं रहा उस काबिल, तो इनफर्टिलिटी भले मेल हो भले फीमेल हो, वो कहलाएगी इनफर्टिलिटी। और जो शुरू से ना हो वो कहलाएगी स्टेरिलिटी, स्टेराइल कंडीशन। फर्टाइल कंडीशन, उर्वरक होना, फर्टाइल कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा, स्टेराइल कि भैया वो इस काबिल ही नहीं है। स्टेरिलिटी अलग चीज है, इनफर्टिलिटी अलग चीज है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ अभी आपको समझाया था मैंने, स्टिल बर्थ क्या होता, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब बातें, स्टिल बर्थ और एबॉर्शन और वो सब वाइबल फीटस अभी बात करी थी कि स्टिल बर्थ कब है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इफ द चाइल्ड बोर्न डेड, दैट इज स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी है कि जब जाके जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम में, यूटेराइन कैविटी में, एंडोमेट्रियम में, यूटेरस में। अगर इम्प्लांटेशन यूटेरस को छोड़ के कहीं भी और हुआ, दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
तो इसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी कई बार देखी जाती है कि ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाए, वो कहलाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इम्प्लांटेशन अकर्स अदर देन द यूटेराइन कैविटी एट एनी प्लेस अदर देन द यूटेराइन कैविटी, कहीं और हो गया, दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये इसके कंडीशंस एसटीडी की है। एसटीडी में शुरू में माइल्ड उसके सिम्टम्स है, और अगर इग्नोर मार दिया मेल ने या फीमेल में जिसमें है, तो ग्रेव आगे चल के कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशन एडवर्स हो सकती हैं। उसमें क्या हो सकता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकती हैं, अबॉर्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब इनमें से ये जो हमने इधर चार्ट बनाया है, इनमें से सर्टन डिजीजेज ऐसी हैं जो सेक्सुअली तो ट्रांसमिट हो ही रही है, साथ में अगर कॉन्टामिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल कर लिया या कॉन्टामिनेटेड रेजर का इस्तेमाल कर लिया या कॉन्टामिनेटेड कोई टूल आप लोगों ने ऐसा इस्तेमाल कर लिया कि जो रेजर हो सकता है, तो उससे भी, और इंट्रावीनस जो ड्रग इन्फ्यूजन ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें एक ने ड्रग एडिक्ट ने इंजेक्शन लगाया, दूसरे ने लगाया, कौन सी डिजीज इस तरह की है जो हो सकती है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो उसमें हमारी आती है एड्स, जो इस तरह से हो सकती है, एड्स और हेपेटाइटिस बी। एड्स को ध्यान में रखिएगा, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी बेसिकली इस तरह की डिजीज है विच कैन स्प्रेड बाय ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड निडल्स, कॉन्टामिनेटेड रेजर, इन सब की वजह से भी हो सकती है एड्स और हेपेटाइटिस बी। तो इसमें बड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। एक चीज और है, ये हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की बात हो रही है, तो एड्स ऐसी जो कि कॉन्टामिनेटेड निडल के प्रयोग से हो गई, हेपेटाइटिस बी ऐसी जो कॉन्टामिनेटेड निडल या रेजर के प्रयोग से हो गई। अब इनमें सर्टेन डिजीजेज ऐसी हैं जो इनक्योरेबल है, बाकी तो क्योरेबल है। इनक्योरेबल में कौन सी आ रही है, तो इनक्योरेबल में हमारी आ रही है जेनाइटल हर्पीस इनक्योरेबल, इन लिखे दे रहा हूं केवल, एड्स इनक्योरेबल और हेपेटाइटिस बी इनक्योरेबल, ये तीन इनक्योरेबल, जिनकी क्योर नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। याद रखने का एक तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है, कि जिसमें तीन में एच है, देखिए जेनाइटल हर्पीस एच है, हेपेटाइटिस बी एच है, और एड्स में HIV एच है। तो तीन इस तरह से आप चाहो तो याद रख लो, वरना अपना कोई फंडा लगा लो कि जेनाइटल हर्पीस इनक्योरेबल डिजीज है, एड्स इनक्योरेबल डिजीज है, हेपेटाइटिस बी इनक्योरेबल डिजीज है। इसके अलावा एड्स और हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन नॉट बाय ओनली बाय मीन्स ऑफ sexually act but also by means of using the sharing the contaminated needles and razor etc, उससे भी हो सकता है ये डिजीज। लगे हाथ मैंने आपको एक चीज और हाईलाइट करी थी कि हेपेटाइटिस सी आल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का सेक्शन कंप्लीट। इतना ही आपके लिए जानना मोर देन इनफ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा टॉपिक आ रहा इनफर्टिलिटी। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, इनफर्टिलिटी। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ तो बच्चों, इस चैप्टर का अगला और लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी को पढ़ लें, इनफर्टिलिटी क्या है, उसके बाद इनफर्टिलिटी के रीजन क्या है, तब हम लोग आर्ट पे आए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पे आए, तो आप लोग कनेक्ट हो गए, आप लोग को काफी आनंद इसमें आएगा। इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं व्हेन अ कपल having sexual intercourse या sexual act कहिए, when a couple having sexual intercourse or sexual act for the last 1 month, unprotected sexual intercourse or sexual act for the last 1 year, sorry, for the last 1 year, when a couple having unprotected sexual intercourse for the last 1 year and still unable to conceive, in that case it is said as a case of infertility। तो इसके लिए इफ अ मैरिड कपल, अगर कोई कपल है हैविंग अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड का मतलब है कि कोई वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे किसी भी तरह का, ना नेचुरल, ना केमिकल, ना बैरियर, ना IUD, किसी भी तरह का कोई भी, ना ओरल पिल। इफ दे हैव कपल हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल act for the sexual life कर लीजिए, having unprotected sexual life
for the last 1 year or so, at least 1 year or so, 1 year या 1 year से ज़्यादा, and still unable, lady still unable to conceive नहीं कर पा रही है, then it is the case of infertility। तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि इनफर्टिलिटी चीज अलग है और स्टेराइल कंडीशन, स्टेरिलिटी कंडीशन अलग है। ये है कि वो कभी भी नहीं कर पाएगी, वो है ही स्टेराइल, या मेल या फीमेल, फर्टाइल नहीं है। जबकि इनफर्टिलिटी में सर्टेन फैक्टर, इनफर्टिलिटी में सर्टेन फैक्टर ऐसे हैं जिनका अगर आप टेकन केयर कर लें तो हो सकता है कि वो कंसीव कर जाए। तो इनफर्टिलिटी मैटर अलग है, स्टेरिलिटी मैटर अलग है, स्टेराइल कंडीशन अलग है। तो इनफर्टिलिटी में कि 1 साल से ज़्यादा हो गया शादी हुए और वो किसी तरह की कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी लेडी अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो हम लोग बोलते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का केस है। इसके लिए जो केसेस हो सकते हैं, जैसे कि सोशल स्टिग्मा रहता है, सोशल टैबू ये रहता है, वो अगर आप देखोगे कभी भी तो समाज में क्या रहता है कि दोष दिया जाता है लेडी को कि ये बांझ है, जबकि ऐसा नहीं। हम लोग देखते हैं कि मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर दोनों ही होते हैं। सर्टेन केसेस में मेल की वजह से कपल इनफर्टाइल है, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा, भाई दोनों का ही तो सहयोग चाहिए। तो सर्टेन मेल और सर्टेन में हम लोग देखते हैं फीमेल, मतलब इक्वली दोनों का कंट्रीब्यूशन या इक्वली दोनों दोषी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अब हम लोग इसके इनफर्टिलिटी के कॉजेस देख लें। तो कॉजेस देखने के लिए हम लोग लिखें मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर, कि मेल में क्या कारण हो सकते हैं और फीमेल में क्या कारण हो सकते हैं। तो फटाफट आप याद कर लो। मेल में एक कारण हम लोगों ने पढ़ा था क्रिप्टॉर्किडिज्म, क्रिप्टॉर्किडिज्म। ये क्या था भाई, अगर आपको याद हो तो बताया था कि फीटल लाइफ में जो हमारे टेस्टिस हैं बच्चे के, वो स्टिल इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, एंड एट द कंप्लीशन ऑफ द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस गेट डिसेंड डाउन थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। टेस्टिस सक्रोटम सैक में आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस। हमें टेम्परेचर चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस प्रॉपर होने के लिए। तो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी आप जानते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको चाहिए लगभग कितना 34.5 और 35, वो सब मिलेगा सक्रोटम सैक में। इसलिए ये जो हमारे टेस्टिस हैं मेल के केस में, इनका डिसेंड का मतलब नीचे उतर आते हैं थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। और अगर ये नहीं उतरते, क्यों नहीं उतरते? अगर जो फीटल बन रहा फीटस में अगर मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा, देन द टेस्टिस रिमेन इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टॉर्किडिज्म। क्रिप्टॉर्किडिज्म, क्रिप्ट का मतलब हिडन, ऑर्किडिज्म का मतलब टेस्टिस, छुपे हुए टेस्टिस। वहां पे या तो ओलिगोस्पर्मिया या एस्पर्मिया। व्हाट इज ओलिगोस्पर्मिया? रिड्यूस नंबर ऑफ स्पर्म्स। एस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन। ये आपको मैंने पढ़ाया था। मेल के केस में इनफर्टिलिटी का कारण क्रिप्टॉर्किडिज्म हो सकता है। क्रिप्टॉर्किडिज्म होने का कारण है मेल के टेस्टिस में जो फीटस बना उनके सिक्रीशन कम हो, या स्पाइना बाइफिडा आपको मैंने मेंशन किया था। चलिए आगे आइए। वाई क्रोमोसोम डिलीशन हो जाए तो वाई क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम गेट डिलीटेड। अगर कुछ पार्ट डिलीटेड हो गया तो हो सकता है जो मेल फैक्टर ला रहा है वो पार्ट डिलीट हो जाए, तो मेल पूरी तरह से फर्टाइल नहीं हो पाएगा वाई क्रोमोसोम की। दूसरा, गोनेडोट्रोफिन्स की डेफिशिएंसी या लेस अमाउंट। तो गोनेडोट्रोफिन क्या है? FSH-LH। अगर उसका सिक्रीशन पूरी तरह से नहीं हो रहा तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बैलेंस हम पढ़ा चुके हैं बार बार। GnRH हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है, GnRH चेक कर रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे गोनेडोट्रोफिन रिलीज करा रहा है। गोनेडोट्रोफिन किस पे एक्ट कर रहा है? FSH का अलग, LH का अलग। FSH किस पे एक्ट कर रहा है? सर्टोलाई सेल पे। और LH किस पे एक्ट कर रहा है? लीडिंग सेल पे। कई बार ये बता चुके। लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करती है? एंड्रोजन। एंड्रोजन कैसे अंदर आता है? क्योंकि सर्टोलाई सेल सिक्रीट करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये था, आपको कई बार बता चुका मैं। तो गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी की भी बात हो चुकी। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर वो क्रोनिक एल्कोहलिक है, मतलब रोज ही दारू पी के चला आता, क्रोनिक एल्कोहलिज्म होगा, क्रोनिक एल्कोहलिक होगा मेल, तो धीरे धीरे उसमें इनफर्टिलिटी फैक्टर आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, प्रेजेंस ऑफ एंटी
स्पर्म एंटीबॉडी। अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी बन रही है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो स्पर्म एंटीबॉडी स्पर्म का पूरी तरह से विकास ही नहीं हो पाएगा या ज्यादातर स्पर्म मर जाएंगे। तो इस तरह के केस में भी फिजिकल इम्पोर्टेंसी हो सकती है कि उसमें फिजिकली वो कोई कारण ऐसा आ गया कि फिजिकली वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के काबिल ना रहा, कमजोरी किसी वजह से हो गई, तो फिजिकल इम्पोर्टेंसी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो मेल की एक्सेसरी डक्ट्स थी कौन कौन सी थी बताइए। तो स्वामी ने फर्स्ट ट्यूब्यूल किसमें खुली थी, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया आके खुल रही है किसमें, मेल यूरिथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में, जब ये समाइनल वेसिकल की एक डक्ट रिलीज ले लेती है जुड़ जाए। तो मानिए इसमें से कोई ब्लॉकेज हो जाए किसी वजह से, वासा डिफरेंशिया ब्लॉक हो जाए, वासा फ्रेंशिया ब्लॉक हो जाए या एपिडिडाइमिस में, तो ट्यूबल फैक्टर हो सकते हैं कि उसके जो एसेसरी ट्यूब्स है, ट्यूबल फैक्टर बोल देंगे हम कि अगर वो डिफेक्टिव हो गए तो भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी तमाम है, मैंने केवल इतने ही लिखे, बहुत सारे हैं, इतनों से ही काम चल जाएगा, क्योंकि जो मैंने आगे डिस्कस करना है आर्ट आप किसको सजेस्ट करेंगे वो इसी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, अब फीमेल फैक्टर पे आते हैं कि फीमेल फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो फीमेल फैक्टर में पहला है ट्यूबल फैक्टर कहलाता है, पहला कहलाता है ट्यूबल फैक्टर्स। ट्यूबल फैक्टर क्या है कि नॉर्मल ट्यूब्स का ना होना, फैलोपियन ट्यूब डिफेक्टिव होना, फैलोपियन ट्यूब या तो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई या ऑब्लिटरेटेड है, उसमें ब्लॉकेज है। तो फैलोपियन ट्यूब में डिफेक्ट होना, या तो पूरी तरह से बन नहीं पाई या बनी है तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या वहां पे सीलिया उसके काम नहीं कर रहे फैलोपियन ट्यूब के, तो ओवा को मूव नहीं कराएंगे, तो ट्यूबल फैक्टर कहलाते हैं। इसके अलावा क्या कहलाएगा, इसके अलावा हमारा कहलाएगा एंड्रोमेट्रियल यूटिरस फैक्टर, एंड्रोमेट्रियल फैक्टर या यूटिराइन फैक्टर या यूटिरस फैक्टर। तो यूटिराइस का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ अगर, या यहां पे एंड्रोमाइटोसिस हो गई है, क्या था एंड्रोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मेट्राइटिस, एंड्रोमेट्राइटिस, आइटिस जहां आ जाएगा सूजन ड्यू टू द टीबी, लेडी में टीबी है, टीबी होने से एंड्रोमेट्रियल बेड, एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसकी सूजन हो गई, तो एंड्रोमेट्रियल बेड प्रॉपर बनेगा नहीं, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसके अलावा वेजाइना या सर्वाइकल कैनाल में, कि सर्वाइकल कैनाल जिसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, सर्विक्स से ही तो ऊपर आना है स्पर्म ने, वहां पे कोई डिफेक्ट है, सर्वाइकल कैनाल में पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, या वेजाइना में कोई डिफेक्ट है पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, हो जाएगी दिक्कत। या चौथा कारण यही गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी, गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी इसमें भी हो सकती है। गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी में भैया अगर LH का लेवल कम हुआ, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, नो ओव्यूलेशन, काम नहीं बनेगा। प्री मैच्योर ओवेरी फेल्योर, पांचवा कारण हो सकता है कि प्री मैच्योर ओवेरी फेल्योर, ओवेरी काम नहीं कर रही, प्री मैच्योर ओवेरी फेल्योर हो सकता है, नो LH साइज नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो प्रेग्नेंट कहां से हो जाएगी, ये पांचवा हो गया। और ये छठा हो गया प्री मैच्योर ओवेरी फेल्योर, कि मीनोपॉज पे जाके वहां पे प्रोलिफरेशन प्राइमरी फॉलिकल्स का रुकना चाहिए, लेकिन किसी वजह से प्री टर्म मीनोपॉज से पहले ही ओवेरी ने काम करना। इधर देखिए एक आपको टर्म मैंने एडम लिखाया था, जब आपको हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की डेफिशिएंसी लिखाई थी, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी को यहाँ करें तो एक टर्म और लिख दें, एडम अगर आपको याद हो 6, अभी इसको कर दूं 7 और 8 कर दूं, ADAM, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, एडम। तो एडम होने से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां मीनोपॉज बोलते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं हम लोग, हमें मेल के केस में एडोपॉज, यहाँ पे हम बोल देंगे मेल में मीनोपॉज हो गया, मेल मीनोपॉज, कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगा क्योंकि एजिंग मेल में एंड्रोजन डेफिशिएंसी, ये कारण है इनफर्टिलिटी के। अब आपके पास कोई कपल आया कि भैया मेरी 2019 में शादी हुई थी, शुरू के 6 महीने तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चाइल्ड बर्थ प्लान करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अब पिछले 1 साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या में रचनात्मक सहयोग दे दें। कोरोना आ गया, भरोसा नहीं कब चले जाए, तो अपने पीछे अपनी संतान तो छोड़ जाए। अब पिछले 6-8 महीने से जब से कोरोना आया
8-10 महीने हो गए, लगभग साल भर हो गया। हमारी पूरी तमन्ना है कि हम जाने से पहले कुछ रचनात्मक कर जाएं, कर नहीं पा रहे। तो आप खोले बैठे हो सेक्स क्लिनिक, आप उसको सजेस्ट करोगे जो आपके पास टेक्निक्स है। आर्ट क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दीज आर द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स विच आर हेल्पफुल फॉर द इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल आया, उनको कैसे वो चाइल्ड कर ले, रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका मेंटेन हो जाए और रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो जाए, दैट इज आर्ट। टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स विच आर हेल्पफुल फॉर द इनफर्टाइल कपल टू गेट कंसीव कर लें। इसके लिए जो टेक्निक्स, जो प्रोसीजर हमारे पास है वो कहलाते हैं आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब आप किसी के पास, आपके पास आया पेट दर्द की दवाई लेने, आप उसको सिर दर्द की दवाई लिख रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पहले क्या करना है? केस हिस्ट्री को डिस्कस करना है कि क्या कारण है, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और कारण के हिसाब से। अब मैंने बोला ना, इसमें कम से कम हायर बुक्स में आप देखिए 15 कारण और उसके भी 14-15 कारण, लेकिन इतने से ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आर्ट आगे आपको समझ में आ जाएगा कि आर्ट में हमें कौन सी टेक्निक, कौन सी प्रोसीजर कैसे होता है और किस पेशेंट को हम सजेस्ट करेंगे, ये है उसमें पेज। और वो आप समझ गए तो आर्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, अब ये कारण आप दिमाग में बिठा लीजिए। इसको मैं रब करता हूं, वो लिखे रहने देता हूं। मेल वाले में रब करता हूं, फीमेल वाले लिखे रहने देता हूं, और एक एक को मैं डिस्कस करता चला जाऊंगा टेक्निक को, और आपको ये बता दूंगा कि अगर पेशेंट आए हैं आपके पास, हस्बैंड वाइफ, आप उनकी केस हिस्ट्री देख के उनको कौन सा प्रोसीजर रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए। तो आर्ट में हमें 4 प्रोसीजर पढ़ने हैं। 4 आप कहोगे ग्रुप में तो दे रखे हैं 8। हाँ भैया, आगे तो आप देखो, तमाशा तो आप देखो, खत्म तो होने दो पिक्चर। तो 8 में सबसे पहला है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अगला आ रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और सबसे आखिरी में आके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये 4 टेक्निक। अब इन 4 टेक्निक में टेस्ट ट्यूब बेबी को फर्दर आप 2 में बांट लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर को फर्दर आप 2 में बांट लीजिए। एम्ब्रायो ट्रांसफर को फर्दर आप 2 में बांट लीजिए, इन यूटेराइन, इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और इन यूटेराइन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसने जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर लिखा है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर देता हूं मैं, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग तुरंत अरे सर ये तो आपने गलत लिख दिया। नहीं भाई, रुको तो, समझो तो। टेस्ट ट्यूब बेबी पे आइए। टेस्ट ट्यूब बेबी बेसिकली 2 स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो ट्रांसफर। एम्ब्रायो ट्रांसफर भी 2 स्टेज पे, आइदर 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में हमने उसको ट्रांसफर कर देना है इन फैलोपियन ट्यूब, और 16 सेल स्टेज पे उसको ट्रांसफर कर देना है इन यूटिरस। तो टेस्ट ट्यूब बेबी से बहुत बच्चे ये नतीजा निकाल लेते हैं कि बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, जो कि गलत है। टेस्ट ट्यूब में नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमने करना क्या है, हमने मेल का गैमीट लिया, फीमेल का गैमीट लिया, और उसको इंक्यूबेट कर दिया है न्यूट्रिएंट मीडियम पे लैब में। लैब में जब हम उसको इंक्यूबेट का मतलब आप कहिए एक तरह से हम उसको सेक रहे हैं। हमने उसको कंड्यूसिव मीडियम दे दिया और उनको एक दूसरे के पास लाके छोड़ दिया, मेल गैमीट को और फीमेल गैमीट को, और हमने वेट करी कि अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमीट अंदर एंटर कर जाएगा, ओवम मतलब ओवसाइट के ओवम के फीमेल गैमीट से फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन जाएगा, एंड साइमल्टेनियसली जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, क्लीवेज चालू हो जाएगा। क्लीवेज चालू हो जाएगा तो जाइगोट डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो गया, और 8 सेल स्टेज, 1 के बाद 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16। तो 8 सेल या 16 सेल स्टेज जब आ गई, जब जाइगोट बन गया, तब हमने उसको ट्रांसफर कर देना है इन द फ्यूचर की मदर, उसमें ट्रांसफर कर देना है। तो पहले हमने कराना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाद में कराना है एम्ब्रायो ट्रांसफर, क्योंकि हम ग्लास के वेसल में, वो ग्लास का कंटेनर, ग्लास का वेसल पेट्री डिश भी हो सकती है, टेस्ट ट्यूब भी हो सकता है, या ग्लास का कोई भी कंटेनर हो सकता है, इसलिए हम इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। इसका ये कारण नहीं है कि उसका डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने लिया फीमेल का गैमीट, मेल का लिया स्पर्म, वो हमारे वही हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास आए हैं कि हम लोग भैया बड़ी कोशिश कर ली पिछले 10 महीने से,
लेकिन हम कंसीव नहीं कर पा रहे। आपने कहा जी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपने उससे लिया फीमेल गैमीट, उससे लिया मेल गैमीट, और अगर वो फीमेल गैमीट उसमें बन नहीं रहा, ओवरीज डिफेक्टिव है, तो आप किसी डोनर से एग सेल ले सकते हैं, oocyte ले सकते हैं। और अगर मेल में स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है, या स्पर्म, अब आप याद करिए सीबेड में 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए थे जिनकी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो, 40% स्पर्म ऐसे होने चाहिए थे जो विग्रस मोटेलिटी दिखाएं। अगर उस पैरामीटर पे उसका सीमेन नहीं परफेक्ट उतर रहा, तो आप किसी डोनर का ले सकते हो, जो भी है हस्बैंड वाइफ का या डोनर का। वो आपने लेने के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होते ही डिवीजन चालू, जाइगोट बन गया। 8 सेल स्टेज आई या 16 सेल स्टेज। अगर आप 8 सेल स्टेज पे ट्रांसफर कर रहे हो, अब आप याद कर लो, इसीलिए मैंने ये चीज आपको बहुत डिटेल में समझाई थी, फिर से बना देता हूं फटाक से। तो ये और ये, अगर यहाँ पे हुआ फ्यूजन, ये मूव करना इधर चालू किया, 2 सेल स्टेज आई, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज आई, और एट द 4th डे जब इसने एंट्री मारी है 4th डे इन द यूटेराइन कैविटी, तब ये 16 सेल स्टेज पे है। हमारी एनसीईआरटी कहती है 8 सेल और 16 सेल स्टेज, सॉलिड स्टेज इज नोन है मोरूला। तो मोरूला स्टेज पे इसने एंटर किया 16। अगर 8 सेल स्टेज तक है तो ये फैलोपियन ट्यूब में है। अगर जाइगोट का हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एम्ब्रायो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, अगर तो 8 सेल स्टेज है तब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर 16 सेल है तब हम यहीं पे ट्रांसफर करेंगे, ये कारण है। तो एम्ब्रायो ट्रांसफर करना डिपेंड करता है कितने सेल का है। अगर वो 8 सेल तक का है तब हम उसको जाइगोट को इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करेंगे, अगर 16 सेल है तो यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। 4 टर्म आपके देखिए यहाँ पे निपट गए, टेस्ट ट्यूब बेबी निपट गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निपट गया, एम्ब्रायो ट्रांसफर निपट गया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर निपट गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर निपट गया। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये टेक्निक आप किसको सजेस्ट करेंगे? जो पेशेंट आपके पास आया, जो पेशेंट मेरे पास आया, अगर उसका एंड्रोमेट्रियल डिफेक्टिव है तो उसको हम ये टेक्निक बता सकते हैं। एंड्रोमेट्रियल डिफेक्टिव में हम ये टेक्निक नहीं बता सकते, वो तो इम्प्लांटेशन ही नहीं करेगा। देखिए अब आप समझ जाओगे लॉजिक ये क्यों लिखा। एंड्रोमेट्रियल में हम ये टेक्निक नहीं बता सकते। मानिए उसकी फैलोपियन ट्यूब्स डिफेक्टिव है, तो क्या हम ये टेक्निक बता सकते हैं उसको कि ये आप ये करो? बता सकते हैं, लेकिन हम इन जब ट्रांसफर करेंगे जाइगोट को, तो जाइगोट को सीधे यहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्यूबल फैक्टर है जिम्मेदार, उसकी ट्यूब्स डिफेक्टिव है। ट्यूब्स डिफेक्टिव है तो हम ये वाला प्रोसीजर कि जहां उसने ट्यूब में समय बिताना है वो बाईपास कर दिया। हमने जाइगोट बाहर ही बनवाया और जाइगोट को सीधे जहां जो आगे उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट नॉर्मल है उसको यूज कर लिया। क्लियर? क्लियर? तो हमने क्या किया, उसकी ट्यूब डिफेक्टिव है, ट्यूब को बाईपास कर दिया। हमने उसको वो सिस्टम बताया कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी ऑप्ट कर लो, इस ऑप्शन को कंसीडर कर लो। तो भी एक शायद पिक्चर उसकी भी आई थी, किसकी? अरे अपने अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार और दिलशान। कहता जी मेरा स्पर्म इसमें, मेरा स्पर्म इसमें। आपने देखी होगी पिक्चर, वो भी तो यही थी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में टेस्ट ट्यूब बेबी बनवाया। अब ये बात फिर से बोल रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं बेबी का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब में हुआ है, कहता ये मतलब ना निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम 8 सेल स्टेज पे ट्रांसफर इस केस में नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ट्यूब डिफेक्टिव है। हम 16 सेल स्टेज पे यूटेरस पे ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको हम सजेस्ट नहीं कर सकते। एंड्रोमेट्रियल जहां पे डिफेक्टिव है उसको ये सजेस्ट नहीं कर सकते। बाकी में हम सर्वाइकल कैनाल या वजाइना की डिफिकल्टी है कि स्पर्म जा नहीं रहा या वहां पे थिक म्यूकस है, उसमें तो ये कर देंगे ना, वो सब चीजें हमने भाई उसको भी बता दी। गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी उसको भी बता दी, नो ओव्यूलेशन उसको भी बता दिया, ये काम करिए। प्रीमेच्योर ओवेरी फेलियर उसको भी बता दिया, ये काम आप करिए। इन सब के लिए ये टेक्निक मुफीद है, काम कर जाएगी। तो ये आपका हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिस्क्रिप्शन। अगला आइए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन कपल में बोलेंगे जिनमें मेल अपना पार्ट नहीं निभा पा रहा, तो मेल इतना काबिल ही नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पा रहा, इंसेमिनेट कर पा रहा, ड्यू टू सम कहिए इमोशनल ड्रॉप है या ड्यू टू कहिए सम फिजिकल इनकैपेबिलिटी, तो भैया वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा। हम क्या करेंगे, उसी का स्पर्म काउंट ठीक है, स्पर्म नॉर्मल साइज है, स्पर्म का नंबर भी ठीक है, लेकिन खाली वो ड्यू टू सर्टन रीजन अपना पार्ट नहीं प्ले कर पा रहा, फिजिकली वो अनफिट है। उस केस में हमने उसका लिया स्पर्म सीमेन लिया और उसको हमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के फर्दर दो हैं
कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहाँ कर रहे हैं, इन यूटेरस इंसेमिनेशन, इन वेजाइना इंसेमिनेशन। तो वेजाइना में भी हम छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरा पार्ट भी इसका बना लो तो आपको चीजें क्लियर हो। हम वेजाइना में भी छोड़ सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यहाँ पे भी हम सीमन छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो हम जिस वाले, अब आप याद कर लीजिए मेल फैक्टर इधर लिखे थे हमने, मेल फैक्टर में हमने क्या लिखा था, फिजिकल इंपोर्टेंसी, उस वाले को हम क्या सजेस्ट कर देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से काम चल जाएगा। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तीसरी पे आ जाइए। देखिए टर्म कितने डिस्कस हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म डिस्कस हो चुके हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पे आ जाइए। मानिए किसी लेडी में गैमीट नहीं बन रहा, ओवेरी प्रीमैच्योर ओवेरी फेल्योर, नो ओव्यूलेशन, गोनेडोट्रोफिन डेफिशिएंसी, बाकी चीजें ठीक है, बाकी यहाँ का ट्रैक पूरा ठीक है, यूटिराइन मस्कुलेचर भी ठीक है, एंडोमेट्रियल बेड भी बन रहा, बाकी सब काम हो रहा, लेकिन क्या गैमीट नहीं बन रहा, तो उसमें हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर देंगे। किसी भी दूसरी लेडी से हमने oocyte लिया और ट्रांसफर कर दिया, या उसमें गैमीट तो बन रहा है और यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उसी की ओवेरी से हमने गैमीट लेके, उसी की ओवेरी से गैमीट लेके हम अगर गैमीट यहाँ ट्रांसफर करें फिर भी काम नहीं बनेगा। ट्यूबल फैक्टर में भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि ट्यूबल फैक्टर हमें ट्यूब्स नॉर्मल चाहिए। अगर आप यहाँ छोड़ रहे हो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो यहाँ होना है ना, तो उस वाली लेडी में भी हम गैमीट को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब डिफेक्टिव है। गिफ्ट का जो हम प्रोसीजर अपना रहे हैं, बेसिकली इसके जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन मतलब वो क्लिनिकल कंडीशन, इंडिकेशन आता, आप अगर पढ़ोगे हायर बुक तो लिखता व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर गिफ्ट गैमीट इंट्रा। इंडिकेशन का मतलब है कि वो कंडीशंस बताइए जिन कंडीशन में आप कपल को गिफ्ट का दे रहे हैं ऑप्शन कि भाई तुम गिफ्ट करा लो। आप खोले बैठे हो शाही दफा खाना करोल बाग में बस स्टैंड के पीछे, आपके पास आया, भाई अब क्या जरूरत है, अब तो कनॉट प्लेस में खोल लो, अब तो इनफर्टिलिटी के आप देखिए ऐड आते हैं। पहले के टाइम में क्या था, वो लिखा रहता था शाही दफा खाना, आदमी जाने में हिचकता था। अब वो बातें तो है नहीं, अब सोशल स्टिग्मा उतना तो है नहीं, तो आप कनॉट प्लेस में खोल लीजिए, मैस्टन रोड पे खोल लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए। तो जो है या तो ऑनलाइन आपसे सजेशन ले लेंगे या आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो आपके पास आया, आपने सजेस्ट करना है उसको कि क्या आप कर सकते हैं। अगर ट्यूबल फैक्टर इन्वॉल्व है तो उसमें हम गिफ्ट नहीं बता सकते। तो गिफ्ट का इंडिकेशन किस किस कंडीशन में हम बता सकते हैं, बेसिकली हम हर उस कंडीशन में बता सकते हैं जिसमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहे हैं, केवल उन कंडीशन को छोड़ के जिनमें ट्यूबल फैक्टर है। ट्यूब्स का नॉर्मल होना, उसी में हम गिफ्ट बता पाएंगे। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करना है हमने, तो ट्यूब का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। अगर ट्यूब नॉर्मल नहीं है तो उस लेडी में गिफ्ट एप्लीकेबल हम नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली जिस आपके पास जो पेशेंट आ रहा है, जिस पेशेंट को आप टेस्ट ट्यूब बेबी का रिकमेंडेशन दे रहे हो, हर उस पेशेंट को हम गिफ्ट का भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लगभग हर पेशेंट को, केवल उन पेशेंट्स को छोड़ के जिनमें ट्यूबल फैक्टर, क्योंकि ट्यूब्स का नॉलेज होना जरूरी है कि हमारा गिफ्ट काम कर जाए। गिफ्ट में हमने यहाँ पे गैमीट छोड़ दिया है, जहाँ पे मीटिंग तय हुई है आमिर खान की और मनीषा कोइराला की, मन वाले की, हम दिल्ली इलाहाबाद में मिलेंगे लाल किले पे, तो लाल किला तो नॉर्मल हो, ट्यूब तो नॉर्मल हो, तब तो यहाँ पे मीटिंग होगी। अगर नहीं होगी तो आप यहाँ ट्यूब किसी वजह से ऑब्लिटरेटेड है या फुल्ली डेवलप नहीं है, तो उसमें हम गिफ्ट नहीं करा सकते। क्लियर हो गई बात। हम आपको ये बता रहे हैं किन किन पेशेंट्स में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं। नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, आपने किसी दूसरी ले, बाकी सब चीजें ठीक है, किसी दूसरी लेडी से लिया oocyte और इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि बाकी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ठीक है, बाकी के हार्मोनल चेंजेस ठीक है। प्रीमैच्योर ओवेरी फेलियर हो गया कि 40-45 साल में, 45-50 साल में होना था, मीनोपॉज 38 साल में ही हो गया, और तब तक वो मेहनत करती रही। वो बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन है, वो सोच रही है अभी तो मेरा फिगर भी खराब हो जाएगा और अभी मैं कैरियर बना लूं, अभी मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन 35-38 साल की उम्र तक आते आते महसूस हुआ कि नहीं, बच्चा कर लेना चाहिए। अब उसने जब कोशिश करी तो पता लगा जी ओवेरी फेलियर हो चुकी हैं, तो उसमें हम गिफ्ट ट्रांसफर, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसको किसी दूसरे से लेके कर सकते हैं। ये हो गए सिस्टम। इसी तरह से जो दूसरे फैक्टर है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अब गिफ्ट उसको
प्रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली हर उस पेशेंट को जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी से डील कर रहे हैं उसको हम गिफ्ट भी बस ये देखना है कि ट्यूब उसकी नॉर्मल हो। अब आखिरी में आगे आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे डिस्कस हो चुके हैं। पॉइंट्स कहिए या हेडिंग कहिए, जो आप वहां पढ़ते हो अपने आर्ट अपनी बुक में तो गच समझ ही में नहीं आता। आखिरी में आके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ये किस में हम सजेस्ट करेंगे? ये हम उन केसेस में सजेस्ट करेंगे जो आप केस हिस्ट्री लेके आए, या तो आप सर्टेन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता ही नहीं लगा पा रहे कि कहां पे दिक्कत है। तो इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन कॉज, इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन कॉज, उसमें हम करते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। या जहां पे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का उसको ऑप्शन दिया और 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी टेस्ट ट्यूब बेबी फेल्योर हो रहा, काम नहीं बन पा रहा, इस प्रोसीजर से 2-3 बार अटेम्प्ट किया गया, काम नहीं, उसमें करेंगे। या जिसमें हम देखेंगे कि जोना पेलुसिडा, अब आप जोना पेलुसिडा मुंह ना बाओ, जोना पेलुसिडा मेरे लेक्चर देख लो पहले कि जोना पेलुसिडा क्या थी। जोना पेलुसिडा पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेकेंडरी वॉल साइड की, उसके बाद पेरीविटेलाइन स्पेस, उसके बाद जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी ए सेलुलर लेयर है जो सिक्रीट करी है फॉलिकल सेल्स ने, जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा हार्ड है, जरूरत से ज्यादा हार्ड है, मैं इसके कारण बता रहा हूं। गैमीट ये आईसी इसको रब कर दें, अब इसकी जरूरत नहीं है और लिख दे, वरना आप लोग भटक जाओगे कि किस किस केस में हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूजन बता रहे हैं। इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन कॉज, सबसे पहला कारण है इनफर्टिलिटी ड्यू टू अननोन कॉज। अननोन कॉज की वजह से इनफर्टिलिटी है, हम उसको बोलेंगे ICSI करा लो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा लो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर का फेल्योर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम, कि 3 से 4 बार कोशिश करी गई, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बना। या जोना पेलुसिडा हार्डन केस, जोना पेलुसिडा हार्डन है, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा हार्ड है कि स्पर्म लिसिस करके अंदर ही नहीं जा पा रहा, उस केस में। तो ये 3-4 रिकमेंडेशन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम माइक्रो प्रिपेट की सहायता से लैब में ओवम भी ले लिया, स्पर्म भी ले लिया, माइक्रो प्रिपेट की सहायता से हम क्या करेंगे, ओवम को स्टेबल करेंगे और माइक्रो निडल की सहायता से हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा देंगे इनसाइड द ओवम। इंट्रोड्यूस करा दिया जबरदस्ती, वैसे हम दोनों पास छोड़ आते थे, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाओ भाई, काम कर लो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लेकिन बंद कमरे में छोड़ने पे भी काम नहीं बन रहा, तो हमने जबरदस्ती पकड़ के अंदर। अब तो इन विट्रो ये है हमारा इन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, माइक्रो प्रिपेट की सहायता से हमने स्पर्म को अंदर करा दिया है ओवम के, तो फर्टिलाइजेशन हम ही ने कॉज करा दिया। अब इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में ओनली वन स्पर्म कैन बी enough for the procedure, one sperm is capable enough to perform the procedure। एक स्पर्म भी अगर आपको मिल गया है तो आप प्रोसीजर ये कर ले जाओगे। और जबकि इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपको एक बार का इजैकुलेशन लगभग उतना 2 to 4 ml इजैकुलेट उसमें करना पड़ेगा। समझ में आ गई, नंबर ऑफ स्पर्म चाहिए पूरा एक बार का इजैकुलेशन, और यहाँ पे एक स्पर्म भी है तो काम चल जाएगा। ये थे हमारे 8 में ये 4 टेक्निक, जो कि बेसिकली आपकी बुक में उसने उसको इस तरह से बताया है, सर आपको समझ में नहीं आता। वो समझ में इसीलिए नहीं आता कि जब आप यही नहीं जानोगे कि हमने सिर दर्द की दवाई कौन सी है, पेट दर्द की दवाई कौन सी है और वॉमिटिंग की कौन सी है, किसको रिकमेंड करेंगे, क्या कारण है। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी है कि 1 साल से ज्यादा समय से वो रिप्रोडक्टिव केपेबल ऑर्गेनिज्म है, हस्बैंड वाइफ है और अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि चाइल्ड हो जाए, कंसीव कर जाए लेडी, लेकिन कर नहीं रही, 1 साल से ऊपर हो गया, दैट इज नोन एज इनफर्टिलिटी। अब ये फर्दर 2 तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उनमें जिनमें कभी भी आज तक वो कंसीव नहीं करी, और सेकेंडरी उनमें जिसमें एक बार चाइल्ड हो चुका, मानिए 2020 में हुआ, बीच में उन्होंने प्रिकॉशन ली और 2026 जब आया उन्होंने फिर सोचा हम सेकेंड चाइल्ड कर ले। अब वो कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, वो कहलाएगी सेकेंडरी टाइप की इनफर्टिलिटी। 2 तरह की है वो। खैर अब आपको जितना मैं बताऊंगा आप उसको लग दो किनारे। इनफर्टिलिटी आप समझ गए,
उसको कारण क्या हो सकते हैं, मेल फैक्टर हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो जो फैक्टर है उसी हिसाब से तो आप रेमेडी ऑफर करोगे कि भाई तुम्हारी ये दिक्कत है, अगर तुम्हारी ट्यूब डिफेक्टिव है तो तुम में हम गिफ्ट थोड़ी ना करा देंगे। अगर ट्यूब डिफेक्टिव है, गिफ्ट कराने से क्या होगा? अगर मानिए उसकी जो ओम बन रहा है उसकी जोना पेलुसिडा इतनी हार्ड है, आप इन तीनों को करते रहिए, कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, करते रहिए। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली वी हैव टू ऑप्ट द अदर ऑप्शन, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, तो ये आपके पास टेक्निक्स और ये आपके पास ऑप्शन, इनको आप फॉलो करिए। उसके बाद आप क्या करिए, चैप्टर खत्म, एक बार पूरे लेक्चर देखिए और फटाक से उठा लीजिए कोई बुक एमसीक्यू और कम से कम 200 एमसीक्यू लगा लीजिए। और 200 एमसीक्यू में से अगर आप कर ले जाते हो कितने, अगर आप कर ले जाते हो 200 एमसीक्यू में से अगर आप कर ले जाते हो, मानिए हम बोले करीब 180, तो आपकी प्रिपरेशन ओके है। और जो बैंक आते हैं उन बैंक में देख लीजिएगा, बैंक आते हैं हमारे इसके अपने जिसमें पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल के कम से कम लगाइए। उन 5 साल के क्वेश्चन में आपके कम से कम हो जाएंगे 30 से 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर उन 30 में से आप केवल 2-3 पे अटकते हो तो आपकी जो चल रही है प्रिपरेशन वो अप टू द मार्क है। और अगर आप 30 में से 10 पे अटक जाते हो तो बेटा यू हैव टू पुल योर सॉक्स अप। आपको अपने कॉल, आपके लिए वेकअप कॉल है, आप अपने तैयारी करिए अच्छे से, सॉक्स पुल करिए और फिर से जुट जाइए जयराम जी की बोई पे। तो दैट इज इनफ फॉर टुडे एंड इट कंक्लूडेड द 4th chapter, that is reproductive health. In the next section we will start the next category, next हमारा जो यूनिट है जिसमें हमारा होगा पहला वाला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, उसको हम लोग चालू करेंगे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय बच्चों।